हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्लेटिनम केमिस्ट्री क्लासेस। अब हम चलते हैं नेक्स्ट। हमारा टॉपिक रह गया था पार्ट्स पर मिलियन, जो हमारा ग्रुप बी में कंसंट्रेशन टर्म में होता है। पार्ट्स पर मिलियन, देखिए इसमें ये बहुत स्मॉल क्वांटिटी होती है जो हमें कंसंट्रेशन फाइंड करने के लिए बोलता है। पार्ट्स पर मिलियन एक ऐसी कंसंट्रेशन टर्म है जिसमें हम बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत स्मॉल एक ट्रैक क्वांटिटी का मतलब ये होता है कि बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। वाटर फॉर एग्जांपल, जैसे मान लीजिए हमारे पास एक वाटर का सैंपल है, सी वाटर का सैंपल है, उसमें से हमें लेड लेड को फाइंड करना है, उसका पार्ट्स पर मिलियन बताना है लेड। तो इस तरीके से इसका यूज करते हैं। अब हमने पार्ट्स पर मिलियन, इसको देखो, पार्ट्स पर मिलियन 10⁶ होता है और पार्ट्स पर बिलियन 10⁹ होता है। तो इसकी डेफिनेशन ये होती है कि व्हेन ए सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन ट्रेस क्वांटिटी द कंसंट्रेशन इज एक्सप्रेस्ड इन ppm। जब कोई सॉल्यूट प्रेजेंट होता है एक ट्रेस क्वांटिटी में, यानी कि एक समान, एक बहुत स्मॉल अमाउंट क्वांटिटी होती है, प्रेजेंट होता है टेस्ट क्वांटिटी, द कंसंट्रेशन इन एक्सप्रेस इन ppm। तो हम वो कंसंट्रेशन हम निकालते हैं किसमें, ppm में निकालते हैं। अब ये जो पार्ट्स पर मिलियन होता है, ये हम कई तीन तरह की कैटेगरी से फाइंड कर सकते हैं। इसमें W/W भी आ सकता है, V/V भी आ सकता है, वॉल्यूम बाई वॉल्यूम या मास बाई वेट। ठीक है, वेट बाई वेट या मास बाई मास या मास बाई वेट। इसमें हम डब्ल्यू कर सकते हैं या एम भी कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। आप यहाँ पे डब्ल्यू कर लीजिए। ओके, तो इसका फॉर्मूला होता है ppm इक्वल टू नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ द कंपोनेंट्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ पार्ट्स ऑफ ऑल कंपोनेंट्स ऑफ द सॉल्यूशन। ppm दूसरे और इस तरीके से लिखते हैं, ppm इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट ग्राम और मास ऑफ सॉल्वेंट वॉल्यूम, सॉरी सॉल्यूशन, मल्टीप्लाई 10⁶। यहाँ पर 10⁶ और ओके। तो ये था पार्ट्स पर मिलियन। इसी तरीके से सेम है पार्ट्स पर बिलियन। आगे आप 10⁶ 10⁹ ऐड कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे 10⁹ से। तो ये पार्ट्स पर मिलियन होता है। ठीक है, पार्ट्स पर मिलियन। पीपीएम में कंसंट्रेशन नंबर होती है बहुत स्मॉल, जिसमें हम पीपीएम में पार्ट्स पर मिलियन निकालते हैं, उसके नंबर ऑफ पार्टिकल्स को फाइंड करते हैं। यहाँ पर आता है क्वेश्चन, आता है क्वेश्चन पे चलते हैं अभी इसके। तो इफ 1 liter of a solution containing 5 ml of a certain if 1 liter of a solution contain 5 ml of a certain desiccant, then expressed this concentration in ppm। 1 लीटर हमारे पास सॉल्यूशन है, एक हमारे पास सैंपल दिया हुआ है 1 लीटर है, उसमें हमें बता दिया गया है कि 5 ml of a certain desiccant then express the this concentration in ppm। हमें फाइंड करना है ppm। तो देखिए ये आपका अमाउंट दे रखा है 5 ml। सर्टेन डेसिफिकेशन का मतलब है कि 5 ml में दे रखा है। अब इसमें ml में दे रखा है, तो इसको हम लीटर में चेंज करेंगे, सेम क्वांटिटी लेके आएंगे, सेम यूनिट। तो यहाँ पर अमाउंट ऑफ सॉल्यूट इक्वल टू 5 ml इक्वल टू 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ लीटर। इसको हमने लीटर में चेंज कर लिया। लीटर में चेंज करने के बाद इसमें हम अमाउंट ऑफ टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर। अमाउंट ऑफ टोटल सॉल्यूशन कितना हो गया, 1 लीटर। उसके बाद फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, तो पीपीएम इक्वल टू अमाउंट ऑफ सॉल्यूट और अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन या टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन। तो मल्टीप्लाई 10⁶, या 5 मल्टीप्लाई हमारे पास अमाउंट ऑफ सॉल्यूट आपको दे रखा है 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ लीटर। तो 10⁻³ लीटर मल्टीप्लाई 10⁶ और डिवाइड बाई 1। इसको कैलकुलेशन करने के बाद 5 मल्टीप्लाई 10⁻³ ppm आ जाता है। ठीक है, तो ये हमारा पार्ट्स पर मिलियन है। अब हमारे यहाँ पर कंसंट्रेशन टर्म का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है।
ओके, कंसिडर टर्म का टॉपिक पूरा कंप्लीट होता है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक जो आएगा वो आएगा सॉल्युबिलिटी। क्या आएगा? सॉल्युबिलिटी। तो सॉल्युबिलिटी को हम वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सॉल्युबिलिटी, उसमें हम इसके बाद नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं, इसलिए आप पहले नोट कर लीजिए। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ करते हैं। दो क्वेश्चन कर लेते हैं पार्ट्स पर मिलियन के, उसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे आ जाएंगे सॉल्युबिलिटी। हमारे पास दो क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है इफ 60 मिलीग्राम ऑफ लेड वाज फाउंड इन 3 लीटर सैंपल ऑफ वाटर, हाउ मैनी ppm वुड दिस बी। तो हाउ मैनी ppm होंगे किसमें? इस हमारे पास सॉल्यूशन में अमाउंट में। तो अमाउंट ऑफ सॉल्यूट 60 मिलीग्राम, तो मिलीग्राम है mg, तो हम इसको चेंज करेंगे ग्राम में। तो 1 मिलीग्राम इक्वल टू 10 की पावर माइनस के 4 ग्राम, तो 60 मिलीग्राम इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 ग्राम। अब अमाउंट ऑफ टोटल सॉल्यूशन कितना होगा? टोटल सॉल्यूशन कितना हो जाएगा आपका? 3 लीटर। अब 3 लीटर है तो हमारे पास इसमें ग्राम में यूनिट दे रखी है, तो हम इसको इसी के अकॉर्डिंग चेंज करेंगे, यानी एम अगर हमारे पास लीटर है तो उसको ml में चेंज कर लेंगे। तो 1 लीटर इक्वल टू 1000 ml और टोटल सॉल्यूशन कितना है? 300 ml। फॉर्मूले में अप्लाई करते हैं ppm इक्वल टू 60 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 4 अपॉन 300 ml मल्टीप्लाई 10 की पावर 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर माइनस के 3 अपॉन 3000 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। यहाँ से 0 कैंसिल हो गया, इसकी पावर कट हो गई, यहाँ पर 3 हो गया। उसके बाद नेक्स्ट माइनस के 3 में से वो प्लस के 6 में से माइनस के 3 जाएंगे तो 10 की पावर 3, 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यहाँ से 3 से 3 कैंसिल हो गया, 3 0 से, तो 6 अपॉन 3 और 3 2 ज़ा 6, तो ये आ गया 2 ppm ऑफ लेड। तो इसमें ppm इस उसमें हमारे पास 60 मिलीग्राम ऑफ लेड जो फाउंड होगा वो 3 लीटर में, वो कितना होगा? 2 ppm ऑफ लेड होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है इफ 1.25 ग्राम ऑफ कैल्शियम नाइट्रेट CaNO3 का होल ट्वाइस is dissolved in 140 gram of water. Calculate the concentration of the resulting solution in ppm. 125 gram of CaCaNO3 कैल्शियम नाइट्रेट इस डिजॉल्व है, जो डिजॉल्व है 140 ग्राम ऑफ H2O में। अब इसमें हमें टोटल सॉल्यूशन नहीं दिया है, तो हमें टोटल सॉल्यूशन खुद ही बनाना पड़ेगा। देखिए टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन कितना होगा? टोटल अमाउंट ऑफ सॉल्यूशन 1.25 प्लस 140, 1.25 प्लस 140, तो ये आ गया हमारे पास टोटल सॉल्यूशन कितना आ जाएगा? 141.25 ग्राम। तो टोटल सॉल्यूशन कितना आ गया? 141.25 ग्राम। तो हम इसका ppm निकालेंगे, तो ppm इक्वल टू ये हमारे पास क्या हो गया? सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट। मास ऑफ सॉल्यूट कितना हो गया? 1.25 और अपॉन ये आ गया आपका 141.25 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6। इसकी हम कैलकुलेशन डिवाइड करके क्या आएगा? 0.0085 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, पॉइंट से इधर कर लिया तो 10 की पावर 6 3 माइनस के 3 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6, यहाँ पर तो ppm कितना हो जाएगा? 8.85 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, यहाँ से 6 में से माइनस की 3 पावर कट चुकी हैं, तो यहाँ पे ये आ गया 10 की पावर 3 ppm ऑफ CaNO3 का होल ट्वाइस। तो ये मैंने 3 तरह के क्वेश्चन आपको करा दिए हैं। वेट यानी m, W बाई V भी करा दिया है आपको, W बाई W भी करा दिया है मैंने, ओके, और V बाई P भी करा दिया है। तो 3 तरह के क्वेश्चन आपके यहाँ पर आ चुके हैं। तो ये टॉपिक आपका यहाँ पर क्वेश्चन कंप्लीट होते हैं इसका कंसल्टेशन का। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक चलते हैं हम सॉल्युबिलिटी पर। व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? नोट कर लीजिए आप।
चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ चलते हैं हम। जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी, व्हाट इज द सॉल्युबिलिटी? देखिए सॉल्युबिलिटी होती क्या है। ये एक मैक्सिमम अमाउंट ऑफ ए सॉल्यूट, maximum amount of a solute that can be dissolved in given amount of solvent. Maximum amount of the solute is dissolved that can be dissolved in a given amount of solvent. ये like dissolve like solubility जो फॉलो करता है वो इस स्टेटमेंट में फॉलो करता है कि like dissolve like। अब like dissolve like का मतलब है एक जैसा, यानी इसमें दो तरह की कंडीशन होती है हमारे पास, पोलर नॉन पोलर, पोलर और नॉन पोलर। अब पोलर पोलर मिक्स होगा तो वो आपका सॉल्युबिलिटी में लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो करेगा। नॉन पोलर को डिसॉल्व करेगा तो वो आपका लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो करेगा। बट पोलर और नॉन पोलर वो इस स्टेटमेंट को फॉलो नहीं करते। तो सॉल्युबिलिटी में देखिए, सॉल्युबिलिटी पोलर, अब ये होते क्या है, पोलर पोलर और नॉन पोलर। देखिए जो इजीली मिक्स हो जाते हैं, यानी जैसे मान लीजिए फॉर एग्जाम्पल लेता हूं मैं शुगर प्लस वाटर। एक गिलास पानी है उसमें मैंने 1 टीस्पून शुगर मिलाया, वो इजीली उसमें मिक्स हो गया। तो उस तरीके से लाइक डिसॉल्व लाइक, पोलर पोलर जो आसानी से मिल जाता है। दूसरा नॉन पोलर जो हमारे होते हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, ठीक है। नेप्थालीन हो गया आपका, एंथ्रासीन, नेप्थालीन एंथ्रासीन दोनों मिल जाएंगे, नेप्थालीन और एंथ्रासीन वो दोनों मिक्स हो जाएंगे, वो आपका किसमें कहलाएगा, नॉन पोलर और नॉन पोलर। अब अगर मैं नॉन पोलर और पोलर मिलाऊं तो मान लीजिए इसमें ये मेरे पास आपका नेप्थालीन हो गया, ये आपका वाटर, तो ये मिक्स नहीं होगा। अब नेप्थालीन में चाहे आप सॉल्ट मिलाएं, नेप्थालीन में आप सॉल्ट मिलाएं तभी भी ये मिक्स नहीं होगा। तो कहता है स्टेटमेंट हमारा जो सॉल्युबिलिटी का स्टेटमेंट है, तो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ सॉल्यूट दैट कैन बी डिसॉल्व इन गिवन अमाउंट ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है। मैक्सिमम अमाउंट लेते हैं हम इसको सॉल्यूट का जो डिसॉल्व करते हैं सॉल्वेंट में, लाइक डिसॉल्व लाइक एक जैसा, पोलर पोलर यानी जो पोलर पोलर होंगे जो मिक्स हो सकते हैं वो आपके यहाँ पर लाइक डिसॉल्व लाइक को फॉलो करेंगे। नॉन पोलर नॉन पोलर पोलर ये आपके मिक्स नहीं होंगे। अभी आगे और हम इस करेंगे तो उसमें एग्जाम्पल बताएंगे। अब जैसे ये पोलर पोलर का एग्जाम्पल है शुगर और वाटर, ये आपका शुगर है और ये आपका वाटर है, तो ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, मिक्स हो जाते हैं। सॉल्ट है वो भी इजीली डिसॉल्व हो जाता है कि शुगर, ये आपका पोलर सॉल्यूट हो गया, ये आपका पोलर सॉल्वेंट हो गया। सॉल्ट प्लस वाटर ये आपका पोलर सॉल्यूट हो गया, ये आपका पोलर सॉल्वेंट हो गया, ये भी इजीली मिक्स हो जाता है और सॉल्यूशन बन जाता है, सॉल्युबिलिटी, ठीक है। फिर नॉन पोलर में कौन कौन से आते हैं, C6H6 हो गया, ये ऑर्गेनिक कंपाउंड जो होते हैं हमारे पास वो आ जाते हैं, नेप्थालीन एंथ्रासीन, ठीक है, बेंजीन हो गया, फिनॉल हो गया, अल्कोहल हो गया, ठीक है। ये इस तरीके से हमारे पास सॉल्युबिलिटी आ जाते हैं। तो सॉल्युबिलिटी, अब ध्यान सुनिए, सॉल्युबिलिटी ऑफ सब्सटेंस इज इट्स मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट, एक स्पेसिफाइड अमाउंट में डिसॉल्व होगा, ऑफ सॉल्वेंट एट ए स्पेसिफाइड टेम्परेचर, एक स्पेसिफाइड टेम्परेचर भी होना चाहिए। इट इज डिपेंड अपॉन द नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे, उसके नेचर पर डिपेंड करता है। एज वेल एज टेम्परेचर एंड प्रेशर, एज वेल एज टेम्परेचर और प्रेशर पर, ठीक है। तो सॉल्युबिलिटी हमारे पास सब्सटेंस है, अमाउंट ऑफ मैक्सिमम अमाउंट दैट कैन बी डिसॉल्व इन ए स्पेसिफाइड अमाउंट। अब कोई भी अगर हमारे पास सॉल्ट है, सॉल्ट सॉल्यूशन है, हम वाटर में मिला रहे हैं, अब वाटर का जो टेम्परेचर है वो 100 डिग्री सेल्सियस है। वाटर का जो टेम्परेचर होता है, जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो आपका कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस होता है। बट अगर हम उसमें अगर शुगर या सॉल्ट मिला देते हैं तो उसका टेम्परेचर वो नहीं होगा। अब दूसरा लेते हैं एल्कोहल होता है, एल्कोहल का जो टेम्परेचर होता है वो वाटर से कम होता है ना, तो वो उसका नेचर अलग है, उसका नेचर अलग है। तो ये सॉल्युबिलिटी पे डिपेंड करेगी नेचर पर, एक सॉल्यूट और सॉल्वेंट पे के नेचर पर भी डिपेंड करेगी, ओके। अब फॉर एग्जांपल
दूसरा और एग्जांपल देते हैं नॉन पोलर में। देखिए जैसे नेप्थलीन एंथ्रासीन है, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएंगे। नेप्थलीन और एंथ्रासीन एक एग्जांपल है, ठीक है। तो वो अगर इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं, बट उनके नेचर पर डिपेंड करता है वो क्या किस तरीके से प्रेशर और टेम्परेचर पर डिपेंड होते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी का टॉपिक है। इसके बाद हम आगे डिस्कस करेंगे कि सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है। ये आप लोग जानते हो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन को, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक में हम समझाएंगे सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। और उसके बाद चलेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड या सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस इन लिक्विड। अब हम इनकी सॉल्युबिलिटी के बारे में डिस्कस करेंगे, कौन सा सॉल्यूट डिसॉल्व इजीली डिसॉल्व हो जाता है, टेम्परेचर पर डिपेंड करता है, क्या करता है, ठीक है। तो वो करेंगे, आप इतना नोट करेंगे। चलिए नेक्स्ट चलते हैं, सैचुरेटेड सॉल्यूशन और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। आप लोग जानते हो सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होता है, ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व एट द सेम टेम्परेचर। ए सॉल्यूशन इन विच नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व at the same temperature and pressure is called a saturated solution। कोई भी solution, सैचुरेटेड सॉल्यूशन वो सॉल्यूशन होता है जिसमें सॉल्यूशन इज नो मोर सॉल्यूट कैन बी डिसॉल्व, और कोई सॉल्यूट हम उसमें और नहीं डाल सकते, डिसॉल्व नहीं कर सकते हैं, कि एट द सेम टेम्परेचर एट द प्रेशर इज कॉल्ड, उसी को कहते हैं क्या, सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। अब अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन, अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन is one in which more solute can be dissolved at same temperature। अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या किसे कहते हैं कि वन is on is one in which more solute can be dissolved at same temperature। उसमें अगर हम सॉल्यूट बनाना चाहते हैं वो सेम टेम्परेचर में हम मिला सकते हैं। तो सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड सॉल्यूशन। अब आते हैं नेक्स्ट आता है सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। देखिए कोई भी सॉलिड जो वो मैंने आपको बताया है कि नॉन पोलर यानी लाइक डिसॉल्व लाइक ही डिसॉल्व होगा, बट पोलर और नॉन पोलर डिसॉल्व नहीं होगा। जैसे कि मान लीजिए शुगर प्लस वाटर है, वो इजीली डिसॉल्व हो जाएगा। अब दूसरी बात देख, कुछ नॉन पोलर ऐसे होते हैं जो आपके पोलर में डिसॉल्व होते हैं। जैसे कि मान लीजिए शुगर है, ग्लूकोज है, यूरिया है, ये इजीली डिसॉल्व हो जाते हैं वाटर में। ये कुछ ही होते हैं। बट पोलर और नॉन पोलर में क्या होता है, पोलर और नॉन पोलर जो होते हैं वो देखिए इसमें आपका एग्जांपल है नॉन पोलर का, बेंजीन लिक्विड सॉल्वेंट हो गया, वाटर की जगह सॉल्वेंट लेते हैं हम, तो NaCl प्लस बेंजीन वो दोनों मिक्स नहीं होंगे। दूसरा आता है हमारे पास कि नेप्थलीन एंथ्रासीन होते हैं। नेप्थलीन और एंथ्रासीन को अगर वाटर में मिलाएं तो नेप्थलीन क्या हो गया, नेप्थलीन हो गया आपके पास नॉन पोलर और आपका वाटर हो गया पोलर, ये दोनों भी मिक्स नहीं होंगे। तो सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड, हम बात कर रहे हैं सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड इन लिक्विड। तो एवरी सॉलिड डज नॉट डिसॉल्व इन ए गिवन लिक्विड व्हाइल NaCl and sugar dissolve readily in water। Naphthalene and anthracene do not, on the other hand, and anthracene dissolve readily in benzene। एंथ्रासीन जो है वो बेंजीन में इजीली डिसॉल्व हो जाएगा, क्योंकि ये ऑर्गेनिक सॉल्वेंट है कि नॉन पोलर में डिसॉल्व होता है, dissolve readily in benzene, but NaCl and sugar do not, यानी NaCl और sugar डिसॉल्व नहीं होंगे बेंजीन में, क्योंकि पोलर और नॉन पोलर हो जाएगा। इट इज ऑब्जर्व दैट, इससे क्या ऑब्जर्व होता है कि पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन पोलर सॉल्वेंट एंड नॉन पोलर सॉल्यूट डिसॉल्व इन नॉन पोलर सॉल्वेंट। ये हमारे पास सॉल्युबिलिटी है। इसके बाद इसकी नेचर पे डिपेंड करते हैं कि टेम्परेचर और प्रेशर पे क्या इफेक्ट पड़ता है, कि इफ अगर हम सॉलिड में अगर NaCl शुगर या वाटर में मिला रहे हैं तो उसकी किस तरीके से डिपेंड करता है नेचर ऑफ सॉल्यूट पे, क्या फर्क पड़ता है उसकी टेम्परेचर पर और क्या फर्क पड़ता है उसके प्रेशर पर, ये डिपेंड करता है दोनों के नेचर पर, ठीक है। तो आप नोट कर लीजिए। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट उस पे, नेचर ऑफ सॉल्यूट
नेचर ऑफ सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट, दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय सेइंग लाइक डिसॉल्व लाइक। अब सॉलिड एंड लिक्विड हमारे पास तक जो नेक्स्ट टॉपिक था सॉलिड इन लिक्विड। अब सॉलिड और लिक्विड में उसका नेचर जो होता है वो तो आपको पता हो गया, पता चल गया होगा। सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट दिस कैन बी अंडरस्टूड बाय सेइंग लाइक डिसॉल्व लाइक, यानी सॉल्यूट एंड सॉल्वेंट पोलर होंगे, दोनों पोलर होंगे। अब आता है दूसरा इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। अब इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर पर इसकी सॉल्युबिलिटी पर क्या इफेक्ट पड़ता है, तो देखिए इंडोथर्मिक रिएक्शन डेल्टा सॉल्यूशन H0, यानी टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी, टेम्परेचर इंक्रीज होगा सॉल्युबिलिटी भी इंक्रीज होगी। बट एक्सोथर्मिक रिएक्शन में जिसका टेम्परेचर होगा, टेम्परेचर तो इंक्रीज होगा बट सॉल्युबिलिटी डिक्रीज होगी। क्यों? अकॉर्डिंग टू ली-शातली प्रिंसिपल इन्होंने ये कहा था कि कोई भी पर्टिकुलर एक सॉल्युबिलिटी यानी सॉल्यूट और सॉल्वेंट या रिएक्टेंट या प्रोडक्ट जब आपस में मिक्स होते हैं तो अगर पॉजिटिव या एक्सोथर्मिक रिएक्शन हो रही है वहाँ पर, तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के अकॉर्डिंग जो टेम्परेचर इंक्रीज होगा तो सॉल्युबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर, the pressure does not have any sufficient effect on solubility of solid in liquid। प्रेशर का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है इस पर, क्योंकि आपको पता है कि सॉलिड और लिक्विड जो उसके पार्टिकल्स होते हैं उनमें, बिकॉज सॉलिड एंड लिक्विड आर हाईली इनकम्प्रेसिबल एंड particle remains unaffected by change in pressure। इफेक्ट जो प्रेशर का इफेक्ट है वो उस पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ता है सॉलिड और लिक्विड की सॉल्युबिलिटी पर। तो ये आपका पहला था सॉल्युबिलिटी ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड। दूसरा करेंगे नेक्स्ट हम सॉल्युबिलिटी ऑफ गैसेस एंड लिक्विड।